हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन बी के क्वेश्चंस, एचआरएम के बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनमें से फुल चांसेस होते हैं आने के। आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट ढूंढ के निकाले हैं एंड इनमें से फुल चांसेस हैं कि क्वेश्चंस आ जाएं। तो चलिए, सारे क्वेश्चंस देखने से पहले हम बेसिक जो एचआरएम है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, उसका मीनिंग देख लेते हैं कि एचआरएम होता क्या है। तो एचआरएम क्या होता है? एचआरएम रेफर्स टू स्ट्रैटेजिक एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमें कैसे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो हमारे लोग अंदर ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहे हैं, उनको कैसे हमें इफेक्टिवली मैनेज करना है, वो हमें एचआरएम बताता है। इसमें रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग और एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन करना है, जबकि उनका हमें वेलबींग भी देखना पड़ता है साथ साथ में, और हमें लेबर लॉज जो बने हैं स्पेशली एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके साथ भी कैसे हमें कंप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो एचआरएम क्या है? मैनेजिंग पीपल एट वर्क टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एचआरपी, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। मतलब कि हमने देखना है कि हमें फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने हमें रिसोर्सेज चाहिए ह्यूमन, एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज टू मीट देम, और कैसे हमने वो सारे लोगों को एम्प्लॉय करना है। इसका मतलब क्या होता है कि जो राइट नंबर ऑफ़ पीपल है, वो राइट स्किल्स के साथ जो है राइट प्लेस पे अवेलेबल हो। और यहाँ पे जो है करेक्शन कर लेना, राइट प्लानेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा राइट प्लेस। तो मतलब क्या है कि राइट नंबर ऑफ़ पीपल जो है राइट स्किल्स के साथ राइट प्लेस पे होने चाहिए। ये हमारा मीनिंग है एचआरपी का। अब हम इसका प्रोसेस देखने वाले हैं। तो इसके प्रोसेस में फर्स्ट पॉइंट है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। पहले हमने देखना है कि हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे एचआर नीड्स क्या हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है हमारे, हमने एक्सपैंड करना है, डाउन साइज करना है, या हमें कोई जो है न्यू प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है, हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं वो देखना है। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे करंट ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, मतलब करंटली हमारे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कितना जो है एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी एम्प्लॉयड है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस। मतलब कि परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी में भी वो पूरे होने चाहिए, नंबर उनका सही होना चाहिए, और स्किल्स जो है वो भी उनके पास प्रॉपर होनी चाहिए। हमने देखना है कि कितने हमारे पास जो है एम्प्लॉयज़ अभी तक हैं। इसके लिए हम एचआर ऑडिट्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स और स्किल्स इन्वेंटरीज ये सबको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि हमें डिमांड कितनी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, मतलब हमें कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए इन द फ्यूचर। इसमें हमने देखना है रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, कि मतलब कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, कितने रिज़ाइन करने वाले हैं, कितने न्यू प्रोजेक्ट हमें चाहिए, और टेक्नोलॉजी कितनी चेंज होने वाली है। वो सारी चीज़ें देख के हम ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड फोरकास्ट करेंगे और सप्लाई फोरकास्ट करेंगे। मतलब कि अवेलेबिलिटी कितनी है, इंटरनली कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है, एक्सटर्नली कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद हमें डिमांड और सप्लाई को जो है आपस में कंपेयर करना है कि कितनी हमारे पास डिमांड है और कितनी सप्लाई है। तो उसकी वजह से हम जो है देख पाएंगे कि कितनी हमें ज़रूरत है और एम्प्लॉयज़ की, अपने जिन भी लेवल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हमें देखना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स। फिर हमें स्ट्रैटेजीज जो है डेवलप करनी पड़ेगी और एक्शन प्लान लेने पड़ेंगे। इसमें स्ट्रैटेजीज़ के अंदर आ सकता है जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर दी हमने, कुछ एम्प्लॉयज़ जो लोअर लेवल पे थे, जिनकी हमें अपर लेवल पे ज़रूरत थी, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर दी हमने, या फिर रिक्रूट कर लिया। तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, फिर हमें जो है रेगुलरली मॉनिटर भी करते रहना पड़ेगा कि अगर फिर से फ्यूचर में कोई और ज़्यादा डिमांड ना हो जाए और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की किसी लेवल पे, तो वो भी हमें बार बार चेकआउट करना पड़ेगा। इसमें आप कंक्लूजन भी लिख सकते हो कि अगर कोई वेल एग्जीक्यूटेड एचआरपी प्रोसेस होगा, मतलब कि वो एचआरपी प्रोसेस जो कि बहुत ही अच्छे से वेल एग्जीक्यूटेड है, तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स बहुत इजीली अचीव कर पाएगी, और उससे कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, और जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है वो भी एनहांस होगी, क्योंकि फिर उन्हें भी अगर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, तो उससे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी क्या होगी, एनहांस होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का, वो क्या है कि स्ट्रैटेजिक गोल्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो कैसे अचीव करने हैं, उन्हें हमें सपोर्ट करना है, और इफेक्टिव मैनेजमेंट भी हमें करनी है ह्यूमन कैपिटल की। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हमारी क्या हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है, और मार्केट में जो कम्पिटिटिवनेस है वो हमें एचआर पॉलिसीज़ को यूज़ करके इंक्रीज़ करनी है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पर्सनल गोल्स भी अचीव होते हैं, क्योंकि उनकी करियर डेवलपमेंट होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, और इससे जो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी एनहांस होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी उतना ज़्यादा वो और कंट्रीब्यूट करने का सोचेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
उसके बाद फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं कि जो हमारा एक फंक्शन है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सेल्स, प्रोडक्शन, ये सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें उतना रखना है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो सके। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स, हमें एथिकल प्रैक्टिसेस कंप्लायंस करनी है लीगल और सोशल नॉर्म्स के साथ, मतलब हमें जो हमारे एथिकल प्रैक्टिसेस है उसके साथ भी हमें कंप्लायंस रखनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है फंक्शंस ऑफ एचआरएम, जो इसी क्वेश्चन का पार्ट है। एचआरएम कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, मतलब जो एचआरएम है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड है तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट टाइम पे हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैन पावर प्लानिंग, हमें सबसे पहले प्लान करना पड़ता है कि हमें कितनी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिलेशंस। एम्प्लॉय रिलेशंस का सिंपल जो इसका हेडिंग है वो इसका मीनिंग है कि हमें जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ है उसके बीच में हमें रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करके रखना है, मैनेज करना है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी। सेफ़ इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्लाइंस, जो लेबर लॉज होते हैं, रेगुलेशंस बने हैं, लेबर लॉज हैं, उन सभी के साथ हमें क्या करना है, कंप्लाई करना है, सो दैट हम एक जो इन्वायरमेंट है वो सेफ़ प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एचआरएम। स्कोप ऑफ एचआरएम जो है बहुत ही ब्रॉड है और इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रैटेजिक एचआरएम। स्ट्रैटेजिक एचआरएम का मतलब क्या है कि हमें अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ है, एचआर स्ट्रैटेजीज़, उनको हमें अपने लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करके रखना है, सो दैट हम दोनों ही मेंटेन कर सकें और हम उन्हें फुलफिल भी कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशनल एचआरएम। ऑपरेशनल एचआरएम का मतलब क्या है कि जो डे टू डे एचआर एक्टिविटीज़ है, जैसे पेमेंट करनी, पेरोल हो गया, अटेंडेंस हो गया, इन सबको भी हमें क्या करना है, मैनेज करके रखना है। ये भी एक स्कोप है एचआरएम का। नेक्स्ट है इंटरनल एचआरएम, मैनेजिंग एचआर इश्यूज अक्रॉस बॉर्डर्स इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, मतलब एमएनसीज जो अपने एचआर इश्यूज़ को मैनेज करती हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल एचआरएम। सो इसके बाद नेक्स्ट इज़ एचआर एनालिटिक्स। एचआर एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है कि हम जो डाटा है, मतलब कि जो प्रीवियस डाटा है या फिर जो फोरकास्टिंग का डाटा हम यूज़ करते हैं उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने एचआर डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इन एचआरएम, जैसे एचआर सॉफ्टवेयर हो गया या टूल्स हो गए, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, उन सब चीज़ों का यूज़ करके भी हम जो अपनी एचआरएम की पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोसेसेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उनको ईजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो कि पेरोल हो गया तो उसको भी हम सॉफ्टवेयर की वजह से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बोनस किसको कितना पे करना है वो हम सब प्रीवियस एवरेजेस को यूज़ करके, सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वो हम सब देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, इंटरनल एचआरएम, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक, ये सारे ही स्कोप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब डिज़ाइन एंड इट्स टेक्निक्स। तो इसमें हम देखेंगे जॉब डिज़ाइन क्या होता है, जॉब डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब डिज़ाइन इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग टास्क, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनटू प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ वर्क। मीन्स जॉब डिज़ाइन मतलब क्या होता है कि जो कोई भी काम है, करने वाला टास्क है, उसको ऑर्गेनाइज करना, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली असाइन करना किसी प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ वर्क को। तो ये होता है जॉब को डिज़ाइन करना। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द नंबर वन ऑब्जेक्टिव इज़ एफिशिएंसी। इसमें हमें देखना है कि जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और जो इनपुट्स है वो मिनिमम होनी चाहिए। इस तरह से हमें जॉब को डिज़ाइन करना है जिससे वेस्ट और जो भी रिडंडेंसीज हैं वो सारी रिड्यूस हो और जो आउटपुट है वो मैक्सिमम निकले। सेकेंड है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। हमें जो एम्प्लॉयज़ है उनको मोटिवेट करके रखना है ताकि उनको जॉब से सेटिस्फैक्शन हो। मीनिंगफुल एंड एंगेजिंग वर्क, मतलब कि उनको जो काम है वो मीनिंगफुल देना है और एंगेजिंग देना है, जिसमें उनको बोर्डम ना फील हो। इससे क्या है कि वो मोटिवेटेड रहेंगे और जो जॉब सेटिस्फैक्शन भी उन्हें मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है वर्कलोड बैलेंस। वर्कलोड बैलेंस का मतलब क्या है, जो टास्क है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, जिससे कि कोई भी वर्क लोड ना लगे किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर, एक्स्ट्रा वर्क लोड ना हो। तो जॉब जो है वो इस तरह से डिज़ाइन होनी चाहिए जिससे कि बीच बीच में जो है ब्रेक्स भी हो, एप्रोप्रिएट ब्रेक्स हो, जिससे टाइम वेस्ट भी ना हो और जो टाइम है वो ईजिली आप यूटिलाइज भी कर सको उस काम के लिए। देन स्किल यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। जॉब्स जो है वो अपने एम्प्लॉय की स्किल्स देख के ही हमने उनको जॉब्स देनी है और जो स्किल है उसमें उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए। मतलब जो एम्प्लॉयज़ है उनकी स्किल की ग्रोथ के लिए हमें उनके ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये सब भी करने चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। हमें हमें जो एम्प्लॉयज़ है उनको मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। फिर से अगेन वही चीज़ आ रही है कि ऑटोनॉमी देनी है, मतलब उनको फ्रीडम देनी है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है काम को कर सके, एक्सपैंड कर सके, सो दैट उनको उनके पास वैरायटी भी हो और जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेटेड भी रहे।
अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी एंड हेल्थ। हमें डिज़ाइन करनी है जॉब्स इस तरह से जिससे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस भी ना हो और जिससे हेल्थ के स्टैंडर्ड्स जो लेबर लॉज वगैरह में सब में दिए हुए हैं वो सब भी हम मीट कर सकें। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करनी है, हमने अच्छा रेमोनरेशन देना है जिससे वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन कर सके। इस तरह से हमें देना है कि जो वर्क है वो भी बैलेंस रहे और जो लाइफ है आपकी पर्सनल लाइफ है एम्प्लॉयज़ की वो भी अच्छे से बैलेंस्ड रहे। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। क्रिएट जॉब दैट कैन अडेप्ट टू टेक्नोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस। मतलब कि अगर हमारे प्लान में कोई चेंज आए, सपोज ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में कोई चेंज आए या फिर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आए, तो जॉब ऐसी कोई रिजिड जॉब नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल जॉब होनी चाहिए जिससे कि वो अडेप्ट कर सके किसी भी तरह के चेंजेस को। उसके बाद नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइन। टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनको डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के बीच में शिफ्ट करते रहना जिससे कि मोनोटोनी, मोनोटोनी का मतलब होता है बोर्डम, और जो उनकी स्किल वैरायटी है वो इंक्रीज़ हो। मतलब कि जो बोर्डम है वो रिड्यूस हो और जो स्किल वैरायटी है वो इंक्रीज़ हो। मतलब अगर हम जो है एम्प्लॉयज़ हैं उनको शिफ्ट करते रहेंगे तो उससे उनकी जो स्किल सेट है वो बढ़ जाएगा और उससे उनका मोनोटोनस भी कम होगा। नेक्स्ट है जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है कि एडिंग मोर टास्क एट द सेम लेवल टू अ जॉब। मतलब एक ही जॉब के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क को इन्वॉल्व कर देना। जैसे क्लोथ बनाने में अगर वीविंग और क्या है आयनिंग ये सब इंक्लूडेड होते हैं, तो उन सबको हमें जो है एक ही जॉब के अंदर इंक्लूड कर देना है। दैट इज़ कॉल्ड जॉब एनलार्जमेंट। मतलब बहुत सारे वेरियस स्किल्स को एक ही जॉब के अंदर इंक्लूड कर देना। नेक्स्ट इज जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल टास्क देना और ऑटोनॉमी देना। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्रीडम देना और उनको साथ ही साथ अगर फ्रीडम आएगी तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी उनके अंदर। तो उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड भी रहेंगे और सेटिस्फाइड भी रहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ जॉब सिंप्लीफिकेशन। जॉब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है, जो जॉब है उसको सिंपलर टास्क के अंदर, सिंपलर और स्टैंडर्डाइज टास्क के अंदर क्या कर देना, ब्रेक डाउन कर देना जिससे वो आपकी पूरी रूटीन के लिए सूटेबल हो जाए। मतलब लो स्किल जॉब से क्या होता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड जॉब अगर एक ही बारी में दी जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपके एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और सारा ध्यान जो है वो स्किल सीखने में लग जाएगा। सो इसीलिए लो स्किल जॉब से क्या होता है कि एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इसीलिए सिंप्लीफाइड जॉब्स देनी चाहिए और जो जॉब है उसको क्या कर देना है, ब्रेक डाउन कर देना है छोटे छोटे टास्क के अंदर, सो दैट वो जो जॉब है वो एफिशिएंट भी लगे और वो जॉब इजीली परफॉर्म भी हो जाए। नेक्स्ट है टीम बेस्ड जॉब डिज़ाइन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो वर्क है उसको टीम्स के अंदर दे देना रादर देन इंडिविजुअल्स। मतलब एक ही पर्सन को वो सारा जॉब देने से अच्छा है कि टीम को दो, सो दैट वो जो काम है वो जल्दी भी परफॉर्म हो और कोलैबोरेशन से क्या होगा, कोऑपरेटिवनेस भी बढ़ेगी और कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स का मतलब क्या है, ऑप्शंस लाइक टेली कम्यूटिंग, फ्लेक्स टाइम। मतलब कि जैसे वर्क फ्रॉम होम है, इसका एग्जांपल जो है वर्क फ्रॉम होम है कि वर्क अरेंजमेंट जो है फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है तो आप उसको वर्क फ्रॉम होम दे सकते हो कि अगर वो नहीं आ सकता है, या फिर कोई और ऑप्शन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स के अंदर आती है। कंप्रेस्ड वर्क वीक्स का मतलब क्या है कि जो वर्किंग आवर्स है उनको आप कम कर दो या फिर इस तरह की चीज़ें आप परफॉर्म करो जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी आएगी और वो सेटिस्फाइड भी फील करेगा और इससे जो उसका वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी मेंटेन रहेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो था मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, इट्स सोर्सेस एंड रिसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, अट्रैक्टिंग, इंटरव्यूइंग, सिलेक्टिंग एंड हायरिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो इसमें सभी चीज़ों को इंक्लूड कर लिया। मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट मतलब कैसे कर सकते हैं, जैसे उनको कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना। उसके बाद इंटरव्यू लेंगे उनका, फिर उसमें से सिलेक्ट करेंगे जो भी होंगे कैंडिडेट्स, उनको सिलेक्ट करेंगे स्किल्ड को और फिर हायर करेंगे फाइनली qualified candidates को for jobs within an organization. It starts with identifying the need and ends with selection and onboarding of the candidate. मतलब आइडेंटिफाई करने से लेकर उस कैंडिडेट की ओरिएंटेशन तक जो है रिक्रूटमेंट चलता है और यही है रिक्रूटमेंट का मीनिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को मैंने ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया। इफ़ यू हैव एनी स्टडी मटेरियल यू कैन रेफर इट, बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट। सो सबसे पहले इंटरनल सोर्सेज देख लेते हैं। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम कैसे रिक्रूट कर सकते हैं। वैसे तो सुनने में बहुत ऐसे डिफरेंट लगता है, बट इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स। तो प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स, फॉर एग्जांपल हमें टॉप स्किल लेवल पे कोई एम्प्लॉय चाहिए था जो कि अभी लो स्किल लेवल पे है, तो उसका जब हम प्रमोशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो टॉप स्किल लेवल वाली हमारी पोजीशन है वो फिलअप हो जाएगी और उससे हमारा क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट ऑटोमेटिकली टॉप लेवल पे हो जाएगा। ट्रांसफर्स, फॉर एग्जांपल हमारी दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में है, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी कोलकाता में है। सपोज़ हमारी कोलकाता वाली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम एम्प्लॉयज़ है और जो हमारी मुंबई वाली ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। तो मुंबई वाली से मैंने कोलकाता में ट्रांसफ़र करवा लिए कुछ एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पे भी मेरा रिक्रूटमेंट हो गई और ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हुई है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय रेफरल्स, फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय ने जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय था, उसी ने किसी को रेफ़र कर दिया अपनी जगह पे, तो वो भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। फॉर एग्जांपल किसी वर्क के लिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक एडवर्टाइजमेंट इशू करनी है, बट वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो बाहर के एम्प्लॉयज़ को इशू करने से पहले हम करंट एम्प्लॉयज़ को भी इशू कर सकते हैं। तो वो जब अगर करंट एम्प्लॉयज़ जो हमारे एक्सेप्ट कर लेंगे, सो दैट विल बी नोन एज इंटरनल जॉब पोस्टिंग। नेक्स्ट इज़ फॉर्मर एम्प्लॉयज़। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जो हमारे पहले एम्प्लॉयज़ थे जो अब नहीं हैं, सो अगर हम फिर से उनको रिक्रूट कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जॉब पोर्टल्स। जॉब पोर्टल्स जैसे जो भी लिंक्डइन हो गया, जैसे कोई भी पोर्टल्स हो गए, naukri.com या फिर जैसे इंडीड यहाँ पे दिया हुआ है, तो इन सब पे जाके भी आप जॉब ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे तो आप कहीं पे भी पोस्ट डाल के, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यहाँ पे भी आप जॉब जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप कैंपस रिक्रूटमेंट भी कर सकते हो। कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे IIM हो गया, ये सभी इंस्टीट्यूट्स जो है वो कैंपस के अंदर ही रिक्रूटमेंट करवाते हैं और कंपनी जो है इनके जो स्टूडेंट्स होती है उन्हीं को ही रिक्रूट कर लेते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कैंपस रिक्रूटमेंट। देन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं बहुत सारी, वो भी गवर्नमेंट की होती है, मोस्टली प्राइवेट भी होती हैं, तो वहाँ से भी जो है रिक्रूटमेंट पॉसिबल है। देन वॉक-इन्स एंड जॉब फेयर्स। वॉक-इन्स इंटरव्यूज़ होते हैं जिससे आप अपनी मर्ज़ी से वॉक इन करके इंटरव्यू दे सकते हो एंड यू माइट गेट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू। और जॉब फेयर्स होते हैं जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आते हैं और हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी आते हैं एंड दोनों वहीं पे जो है अपना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर लेते हैं। देन प्रोफेशनल एसोसिएट्स। किसी प्रोफेशनल फर्म या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू भी आप जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हो। देन वी हैव रिसेंट ट्रेंड्स इन रिक्रूटमेंट। तो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है रैपिडली टेक्नोलॉजी की वजह से। वर्क फोर्स में इतनी डाइवर्सिटी आ गई है उसकी वजह से, और जो नए नए वर्क मॉडल्स आ रहे हैं उसकी वजह से। तो सबसे पहला जो रिसेंट ट्रेंड हमारा है रिक्रूटमेंट में वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिक्रूटमेंट। जो भी AI टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं रिज्यूम्स के लिए, शेड्यूल इंटरव्यूज़ के लिए, या फिर कैंडिडेट्स को असेस करने के लिए वाया चैटबॉट्स और वीडियो एनालिटिक्स, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो ईजी हो गया है और उसी को हम यूज़ करके रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। देन वी हैव सोशल मीडिया रिक्रूटमेंट। सोशल मीडिया जैसे हमने पहले पढ़ा कि लिंक्डइन हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब से भी आप जो है पोस्ट कर सकते हो और अपने जॉब्स के लिए कनेक्ट कर सकते हो पैसिव कैंडिडेट्स के साथ। नेक्स्ट है रिमोट एंड वर्चुअल हायरिंग। रिमोट एंड वर्चुअल हायरिंग का मतलब क्या है, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ लेके असेसमेंट्स एंड ऑन बोर्डिंग हैव बिकम कॉमन पोस्ट कोविड-19। मतलब कोविड-19 के बाद ये सब जो है ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, तो इसीलिए हम रिमोट, अगर सपोज़ हम कहीं दूर भी बैठे हैं तब भी हम ऑनलाइन इंटरव्यू लेके हायरिंग कर सकते हैं वर्चुअली। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयर ब्रांडिंग। एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का मतलब क्या है, कंपनी प्रमोट देयर कल्चर एंड वैल्यूज़ टू अट्रैक्ट टॉप टैलेंट। अगर कोई टॉप कंपनी होगी, जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनीज़ होगी, तो उसकी तरफ अपने आप ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयर जो है वो अपनी ब्रांडिंग भी कर सकता है अपने टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इंक्लूसिवनेस के लिए, डाइवर्सिटी के लिए और इक्विटी के लिए जो है बहुत सारी कंपनीज़ डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के भी कैंडिडेट्स को हायर करती है, सो दैट वो इंक्लूजन कर सके अपनी जो कंपनी है उसके अंदर। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके अपनी कंपनी में वैल्यू ऐड कर सके। तो इसके लिए डाइवर्स बैकग्राउंड से भी जो एम्प्लॉयर्स है वो एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वही आ गया कि हम सोर्सिंग चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एनालिटिक्स चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं हम, जो नेटवर्किंग चैनल्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट मार्केटिंग। मार्केटिंग टेक्निक्स को अप्लाई करके हम जो है कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे भी
हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था एचआर प्लानिंग के मीनिंग, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। तो एचआरपी का प्रोसेस का मीनिंग जो है पहले भी हम देख चुके हैं। क्या होता है कि फोरकास्ट करना कि ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स हैं, कितना नीड्स चाहिए और हमें कैसे उन नीड्स को मीट करना है। इन्वॉल्व्स करंट वर्क फोर्स एनालिसिस, मतलब कि करंट जो वर्क फोर्स है उसका एनालिसिस करना कि कितनी हमारे पास अभी है, कितनी हमें फ्यूचर में चाहिए होगी और कैसे हमें सप्लाई और डिमांड के बीच में जो एक बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना है बाय द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज। सो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट बेनिफिट है राइट पीपल एट राइट टाइम। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ये इंश्योर करना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो राइट स्किल्स के साथ राइट नंबर पे उस लेवल पे होने चाहिए जहाँ पे वो चाहिए, मतलब कि राइट पीपल होने चाहिए, राइट टाइम पे होने चाहिए और राइट प्लेस पे होने चाहिए विथ राइट स्किल्स। तो ये इसका हमें बेनिफिट होता है कि एचआर प्लानिंग से क्या होता है कि हमें हर जगह पे सही लोग मिल जाते हैं विथ सही स्किल्स। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूव्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एचआरपी से जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी इम्प्रूव होता है। इससे बेटर हम मैन पावर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मतलब रिक्रूटमेंट में कितनी हेल्प होती है समझो आप, कि हम अपना जो फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको भी एनालाइज कर पाएंगे और जो डिमांड सप्लाई के बीच का गैप है उसको भी हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और फिल कर पाएंगे ईजिली। तो इससे क्या है, मोर फोकस्ड और एफिशिएंट हायरिंग होगी। नेक्स्ट है कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि जो इससे अगर कोई लेबर शॉर्टेज होगी तो वो भी रिड्यूस होगी और अगर कोई सरप्लस होगा तो वो भी रिड्यूस हो जाएगी और इससे अननेसेसरी कॉस्ट जो है वो भी मिनिमाइज होगी। नेक्स्ट है सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। अलाइंस एचआर नीड्स विद स्ट्रेटेजिक बिजनेस गोल्स एंड एक्सपेंशंस। इससे क्या होता है कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स है ये उसे बिजनेस गोल्स और एक्सपेंशंस के साथ जो है स्ट्रैटेजिकली अलाइन करता है, जिससे हमारी बिजनेस की ग्रोथ सपोर्ट होती है। नेक्स्ट है बेटर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जो हमारे करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे हमें जो कितनी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की कितनी उन्हें ज़रूरत है वो भी आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि जो अपने फ्यूचर रोल्स हैं उन्हें भी वो मीट कर पाएँ। नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग। इसका मतलब है कि ये आगे की पहले ही प्लानिंग करके चलता है। मतलब अगर कोई रोल जो है वो फटाफट चेंज करना पड़ गया या अनएक्सपेक्टेड वैकेंसी आ गई जिसकी वजह से किसी एम्प्लॉय को शिफ्ट करना पड़ गया तो उसकी भी पहले से ही जो है प्लानिंग करने में एचआरपी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। वेल प्लान्ड स्टाफिंग लीड्स टू बेटर जॉब परफॉर्मेंस एंड मोरल। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमारा जो स्टाफ है वो अच्छे से वेल प्लान्ड होगा तो उससे बेटर जॉब परफॉर्मेंस होगी और उससे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल भी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। अल्टीमेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो एचआरपी की वजह से अचीव हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ एचआर प्लानिंग, जिसमें पहला पॉइंट है अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। देखो फ्यूचर जो है हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जब हम कई बार प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन तो वो हो सकता है मार्केट चेंजेस या इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो हमारा फॉरकास्ट है वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के रिलेटेड कोई भी प्रोसेस क्रिएट करेंगे या फिर कोई भी उसकी प्लानिंग करेंगे तो उसमें जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिसोर्स इंटेंसिव हो सकता है। मतलब उसमें बहुत सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लगेंगे और हमें कॉन्टीन्यूअसली उसको मॉनिटर भी करता रहना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस टू चेंज। मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ में रेजिस्ट चेंज सजेस्टेड बाय एचआर प्लान्स। हो सकता है कि जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ हैं वो जो भी एचआर के प्लान्स हैं उनको वो रेजिस्ट करे चेंज करने में, मतलब उसके वो चेंज ही ना करने के लिए माने। क्योंकि बहुत होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है और वो उसी कल्चर को फॉलो करते हैं और जो चेंज है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में उसको अडेप्ट नहीं कर पाते इजीली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। हो सकता है कि अगर हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कोई ऐसी कर ली जो कि बहुत ही रिजिड सी हमने कर ली कि उसमें कोई चेंज ही हम नहीं कर पाएंगे, तो उससे भी क्या होगा कि हमारे वो एक तरह से लिमिटेशन ही है, क्योंकि इतना फास्ट चेंजिंग, इतना एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट है कि हम इनफ्लेक्सिबल तो बनाने का सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए कई बार इनफ्लेक्सिबल अगर बन गया तो वो भी एक तरह से लिमिटेशन। सेकेंड इज़ डाटा रियलाइबिलिटी।
डाटा रिलायबिलिटी का मतलब है कि जिस डाटा पे विश्वास करके हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो अगर उस डाटा में एरर्स हैं तो जो हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग है वो सारी ख़राब हो सकती है, जिससे कि हमारे फोरकास्ट फ्लॉड हो सकते हैं, मतलब फोरकास्ट गलत हो सकते हैं। तो ये सारा जो है डाटा के ऊपर ही बेस्ड है। जो भी डाटा है जिसके बेसिस पे हम ये सारी प्लानिंग करते हैं उसी के ऊपर ये बेस्ड है। तो अगर डाटा इनएक्यूरेट होगा तो हमारी जो प्लानिंग है वो भी सारी की सारी क्या हो जाएगी, इनएक्यूरेट हो जाएगी, मतलब सब जो है वो ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो ये एचआर प्लान्स होते हैं इनको इम्प्लीमेंट करने का, डेवलप करने का जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो स्मॉल फर्म्स जो हैं वो इस तरह के प्लान्स को पहली बात तो वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। सो दीज आर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ एचआर प्लानिंग। आई होप यू ऑल हैव गॉट द क्वेश्चंस टिल हेयर। और इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन। तो इसीलिए हम जो है नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।